देखिए लास्ट वीडियो में हमने जो 11th का फर्स्ट चैप्टर है भौतिक जगत या फिर फिजिकल वर्ल्ड उसको डिस्कस कर चुके हैं और हमने ये जाना कि फिजिक्स के माध्यम से हम स्थूल तथ्यों से मतलब मैक्रोस्कोपिक लेवल के जो भी परिघटना या कॉन्सेप्ट हैं वहाँ से लेकर हम माइक्रोस्कोपिक मतलब सूक्ष्म तथ्यों तक का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर भौतिक नियमों की प्रकृति पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए कोई भी भौतिकी का प्रक्रम है तो कुछ बलों के द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, तो इस आधार पे कुछ जो भौतिकी की जो राशियाँ होती हैं ऐसी होती हैं जो कि नियत रहती हैं। ठीक है, मतलब कि कुछ तो ऐसी होती है कि जो समय के साथ साथ परिवर्तित होती है, जैसे कि समय चेंज हो रहा है तो उन राशियों का मान भी चेंज होगा, लेकिन कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं जो कि समय के साथ साथ कांस्टेंट रहती हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो हम ऐसी राशियों को कंजर्व्ड या फिर संरक्षित राशियाँ कहते हैं। ठीक है, और अगर हम इन राशियों के साथ साथ कुछ शर्तें, ठीक है, कुछ शर्तें भी लगा लें तो ये जो हमको जो नियम मिलते हैं वो होते हैं संरक्षण के नियम। ठीक है, तो इस आधार पे हम यहाँ पे 4 नियम डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, उसके बाद रेखी संवेग संरक्षण का नियम, जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसके बाद कोणीय संवेग संरक्षण का नियम मतलब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और है आवेश संरक्षण का नियम मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब ये नहीं कि इसमें इतने नियम है, इसके अलावा भी हम पढ़ेंगे आगे जब स्टार्ट करेंगे तो उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको ये जो कंजर्वेशन के लॉ हैं इनका हल्का फुल्का आइडिया दे रही हूँ, आगे फिर हम लोग और डिटेल से इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है। ठीक है, ये मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या है, आप लोगों ने सुना भी होगा ये कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है, इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण ही संभव है। मतलब जो एनर्जी है ना तो हम उसको नष्ट कर सकते हैं ना ही हम उसको उत्पन्न कर सकते हैं, वो केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में खुद ही खुद चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। देखिए जो हम देखते हैं कि सूरज से हमको प्रकाश मिलता है। ठीक है, मतलब सूरज से हमको सौर ऊर्जा मिलता है। जो ऊर्जा मिल रही है किस तरीके से, किस फॉर्म में मिली है, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। ठीक है, उसके बाद वो जो एनर्जी है उसको हम एक सोलर प्लेट में एकत्रित कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद उस सोलर प्लेट से हम बल्ब वगैरह जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल कार्य है उसके लिए उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, मतलब जो सौर ऊर्जा थी उसको हमने वैद्युत ऊर्जा मतलब सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो ना हमने सोलर एनर्जी को उत्पन्न किया ना हमने नष्ट किया। ठीक है, वो खुद ही खुद क्या हुआ कि एक फॉर्म की एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, मतलब सोलर एनर्जी को वैद्युत एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, ना वो नष्ट हुई ना वो उत्पन्न हुई। ठीक है, तो यही क्या है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऐसे ही कई सारे एग्जाम्पल हैं, जब हम इसको चैप्टर में डिस्कस करेंगे तो हम उसको और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं रेखी संवेग संरक्षण का नियम। अब देखिए जो सेकेंड नियम है वो है रेखी संवेग संरक्षण का नियम मतलब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जब रेखी संवेग की बात आ रही है तो इसको हम पी से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल। ठीक है, मतलब P इक्वल टू एम वी। ठीक है, P रेखी संवेग है, M पिंड का द्रव्यमान है और V वेग है। ठीक है, तो ये तो रेखी संवेग का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब देखिए बाह्य बल की अनुपस्थिति में, ठीक है, बाह्य बल मतलब कि अगर एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, एक्सटर्नल मतलब बाह्य बल मतलब कि आरोपित जो बल है, बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का संपूर्ण रेखी संवेग संरक्षित रहता है तथा समय के साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अगर किसी सिस्टम में क्या है एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, अनुपस्थिति का मतलब वो है ही नहीं। ठीक है, तो उस केस में जो उसका संपूर्ण जो रेखी संवेग है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और वो समय के साथ उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए न्यूटन का जो गति विषयक द्वितीय नियम है उसके अनुसार हम जानते हैं कि किसी भी पिंड पर जो आरोपित बल होता है वो उसके संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। देखिए dp अपॉन dt। ठीक है, ये आप लोग हल्का फुल्का पढ़ भी चुके होंगे और इसमें अभी चैप्टर भी है वहाँ पर हम इसकी डिटेल से स्टडी भी करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है बाह्य बल है। ठीक है, तो देखिए अगर बाह्य बल मतलब F एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो हो गया, बाह्य बल जीरो हो गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा dp अपॉन dt इक्वल टू जीरो। अब मैं आपको बताऊंगी आगे कि ये किस तरीके से, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे से आ जाएगा P इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, मतलब क्या हुआ देखिए ये तो यहाँ पे मैंने सिंपल आपको बता रखा है कि रेखी संवेग होता क्या है। ठीक है, ये तो अलग चीज़ है कि द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम रेखी संवेग कहते हैं। अब देखिए
जो डेफिनेशन है, बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग संरक्षित रहता है तथा समय के साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने कर रखा है कि न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से हम जानते हैं कि किसी भी पिंड पर जो आरोपित बाह्य बल होता है वह उस पिंड पर संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो देखिए एफ एक्सटर्नल इक्वल टू डी_p/dt हो गया, और इसके अनुसार क्या है, एफ एक्सटर्नल अगर जीरो है, अनुपस्थित है ना बाह्य बल, तो उस केस में क्या हो जाएगा, डी_p/dt इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दे तो p बराबर कॉन्स्टेंट मतलब नियतांक आता है। ठीक है, मतलब जब p संवेग कांस्टेंट है मतलब चेंज ही नहीं होगा, अर्थात संवेग संरक्षित है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, देखिए, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखिए, तो कोणीय संवेग क्या होता है। ठीक है, जिस तरीके से हमने वहाँ पढ़ा था रेखीय संवेग के बारे में, p इक्वल टू mv। ठीक है, ये क्या था, रेखीय संवेग, मतलब अगर कोई पिंड स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। कोणीय संवेग की बात आएगी तो अगर कोई पिंड घूर्णन कर रहा है, ठीक है, किसी एक्सिस के परिधि रोटेशन कर रहा है, तो उस केस में हम कोणीय संवेग की बात करेंगे। तो इसको हम जे से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान होता है m की जगह i। ठीक है, जड़त्वाघूर्ण, और ओमेगा मतलब कोणीय वेग। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, ये तो हम कोणीय संवेग, और बिल्कुल टेंशन मत कीजिएगा क्योंकि अभी हम पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे, यहाँ पे बस हल्का सा आइडिया दिया जा रहा है। ठीक है, ये तो हमारा ये तो हमारा कोणीय संवेग है। ठीक है, तो ये है, देखिए, किसी एक्स के परितः घूमते हुए पिंड पर कोई बाह्य बल। देखिए, किसी एक्स के परितः, देखिए अगर कहीं पे भी घूर्णन की बात आएगी तो वहाँ पर जो जैसे रेखी स्ट्रेट लाइन मोशन में हम बल का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी पिंड को किसी एक्सिस के परितः घुमाना पड़ेगा तो वहाँ पर हम बलाघूर्ण की बात करते हैं। ठीक है, बलाघूर्ण। तो देखिए, यदि किसी अक्ष के परितः घूमते हुए पिंड पर कोई बाह्य बल आघूर्ण कार्य ना करे। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल जो टॉर्क है, जो बलाघूर्ण है, ठीक है, वो अगर जीरो है तो उस पिंड का कोणीय संवेग नियत रहता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे वहाँ पर मैंने बल बराबर किया था संरेखी संवेग परिवर्तन की दर लिखी थी, उसी प्रकार से यहाँ पर हम जानते हैं कि जो टॉर्क होता है बलाघूर्ण, वो कोणीय संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए, जो एक्सटर्नल, ये देखिए बाह्य बलाघूर्ण। ठीक है, तो देखिए अगर टाउ एक्सटर्नल, ठीक है, जिसको हम टाउ बोलते हैं, एक्सटर्नल जीरो हो गया, मतलब बाह्य बलाघूर्ण एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो गया, तो उस केस में क्या होगा, dj/dt इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये वो dj नहीं है। ठीक है, और देखिए अब dj/dt इक्वल टू जीरो, तो j इक्वल टू आ जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी अक्ष के परितः घूमते हुए पिंड पर कोई बाह्य बल आघूर्ण ने कार्य नहीं किया, ठीक है, टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो हो गया, तो उस पिंड का कोणीय संवेग नियत रहता है। तो देखिए जे इक्वल टू कांस्टेंट मतलब नियत आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, इसका लास्ट नियम डिस्कस कर, और इसको अभी हम आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तो आपके लिए टर्म्स नहीं है, जब आप इन टर्म्स को समझ जाएंगे तो आपको पढ़ने में और ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हल्का सा आइडिया दिया जा रहा है। तो देखिए, अब जो लास्ट नियम है वो है आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार क्या है, तो आवेश संरक्षण का नियम देखिए, आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न उत्पन्न किया जा सकता है, अर्थात किसी जो विलगित निकाय, मतलब कोई आइसोलेटेड सिस्टम लेंगे, मतलब कोई अकेला सिस्टम है, ठीक है, उसका कुल आवेश संरक्षित रहता है। ठीक है, तो अब इस सारे नियमों को हम जब आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे तो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे आप लोग को खाली आइडिया दे रखा है। जब आप लोग जानेंगे आवेश क्या होता है, ठीक है, या फिर कोणीय संवेग क्या होता है, रेखीय संवेग क्या होता है, उसके बाद आप लोग इसको और अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो बाकी ये चैप्टर पूरा, अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।